नमस्कार, टॉप एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंदौली में सपा वाले बाबा पर दुराचार का आरोप लगा है। बाबा पर झाड़ फूंक के नाम पर दुष्कर्म का ये गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित भी कर दी गई है। मामला दर्ज होते ही अमरदेव गोंड उर्फ पिंटू बाबा फरार 2022 में चकिया विधानसभा से सपा से दावेदारी कर चुका है। चकिया थाना इलाके के गांधीनगर में आरोपी बाबा का आश्रम है। अब गंभीर आरोप बाबा पर लगाए जा रहे हैं। दिन पहले वो यहाँ पे 20 जनवरी को चकिया में आई थी। उनके द्वारा बताया गया कि एक यहाँ पे बाबा है, उनके पास वो किसी इलाज के लिए उनके पास गई और उनके साथ फिर गलत हरकत हुई। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी पूरी विवेचना हो रही है। इसका मेडिकल महिला का और सभी जो कानूनी कार्रवाई इसमें हो रही है। जो भी इसमें साक्ष्य सामने आएंगे उसमें नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या बाबा की गिरफ्तारी हो गई है? अभी जितने साक्ष्य हैं और उसकी पूरी जानकारी की जा रही है। साक्ष्य उपरांत उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी इसमें साक्ष्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला बनारस की, उन्होंने बताया बनारस के रहने वाले हैं और किसी के कहने पे 2020 जनवरी के आसपास वो। ये पूरा मामला दर्ज होते ही अब बाबा पर संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बाबा फरार बताए जा रहे हैं। 2022 में चकिया विधानसभा से सपा की दावेदारी कर चुके हैं। चकिया थाना के गांधीनगर में आरोपी बाबा का आश्रम है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। राम, जिस तरह से बाबा पर झाड़ फूंक के नाम पर दुष्कर्म का भी ये संगीन आरोप लगा है, क्या कुछ ये पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए। जी, हम आपको बता दें कि ये घटना 20 जनवरी की है और महिला जो है अपने सहेली के साथ बाबा के आश्रम आई थी गांधीनगर में। और महिला जो सहेली को बाहर छोड़ करके महिला को रूम में ले जाते हैं और बाबा उसके साथ छेड़खानी करते हैं, महिला का आरोप है। उसके बाद महिला ने तहरीर दिया और कप्तान अंकुर अग्रवाल ने बताया है कि महिला ने हमारे यहाँ छेड़खानी का आरोप लगाया है, जांच की जा रही है। मेडिकल वगैरह करा के जब पूरा मामला सामने आ जाएगा तो बाबा की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि महिला बाबा के यहाँ आती है और बाबा उसके साथ छेड़खानी करते हैं और पूर्व भी बाबा पे ऐसे आरोप लगते रहे हैं, ऐसा सूत्रों का माना जा रहा है। जी राम, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम भी गठित की गई है, इस टीम ने क्या कुछ अभी ग्रोथ पाई है? क्या गिरफ्तारी के लिए कहीं दबिश भी दी गई है? अभी बाबा पुलिस के पकड़ से दूर है। पुलिस बाबा की गिरफ्तारी के लिए मेडिकल का इंतजार कर रही है। जैसे ही महिला का मेडिकल सामने आ जाएगा और उसमें ये साबित हो जाएगा कि महिला और बाबा ने उसके साथ गलत काम किया है, उसके बाद ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाएगी। जी, महिला का इस पर क्या कुछ कहना है? क्या महिला की प्रतिक्रिया आ पाई है सामने, या फिर सिर्फ पुलिस या अभी सिर्फ जांच की जा रही है? महिला अभी मीडिया के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस को उन्होंने तहरीर दिया है और पुलिस उस तहरीर के आधार पर जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राम। वही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ आएंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति का लखनऊ में आगमन होगा। लोक भवन में शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक राष्ट्रपति होंगी मौजूद और रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक राजभवन में डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होंगी और करीब 2 घंटे लखनऊ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। कल सुबह 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वृंदावन कॉलोनी स्थित कार्यक्रम स्थल पर पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। उनका तमाम कार्यक्रम कल का प्रस्तावित, और क्योंकि जनता के बीच इन्वेस्टमेंट को लेकर और नए निवेशों को लेकर जागरूकता बढ़ानी है, उत्तर प्रदेश में नए आयाम निवेश के मद्देनजर स्थापित करने के लिए लगातार सरकार प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तर्ज पर अब यूपी का संपूर्ण विकास करने के ऊपर अग्रसर सरकार दिखाई दे रही है।
12 फरवरी को राष्ट्रपति महामहिम लखनऊ आएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लखनऊ एयरपोर्ट कल सुबह 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। करीब 9:30 बजे एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल पीएम नरेंद्र मोदी और जिसके बाद 12 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जीआईएस में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, क्योंकि 10 से लेकर 12 तारीख तक जीआईएस की गूंज उत्तर प्रदेश में देखी जाएगी, जिसके मद्देनजर तमाम तैयारियों में भी अब तेजी लाई गई है। बात करें तो सड़क से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक इस वक्त पुख्ता तौर पर किए जा रहे हैं। अमूमन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए पहले सरकार प्रयासरत थी, लेकिन अब योगी सरकार ने इसमें पूरी जान झोंक दी है। इन्वेस्टर्स को किस तरह से उत्तर प्रदेश में और अधिक लाया जाए, आकर्षित किया जाए, प्रदेश में और सर्वव्यापी विकास के लिए वहीं एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण आज होगा। शहीद पथ से लेकर लखनऊ एयरपोर्ट तक बनेगा फ्लाईओवर। नगराम रेलवे उपरगामी सेतु का भी लोकार्पण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कौशल मंत्री किशोर भी वहां पर पहुंचेंगे। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम लोकार्पण का, जिसमें कि एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जा रहा है। शहीद पथ से लेकर लखनऊ एयरपोर्ट तक ये पूरा रास्ता और अधिक जल्दी से और कम समय में सफर किया जा सकेगा, बेहतर सुविधा के साथ किया जा सकेगा। आज शाम 4:30 बजे अमर शहीद पथ पर एक कार्यक्रम है, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ आज लोकार्पण करते हुए दिखाई देंगे। तमाम दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी इसमें शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लोकार्पण करते हुए दिखाई देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, एलिवेटेड फ्लाईओवर की अगर हम बात करें, जिसका आज लोकार्पण होना है, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। खास बात क्या है इस एलिवेटेड फ्लाईओवर की? बिल्कुल बात करें अगर तो जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है, जिसका शुभारंभ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, वो बेहद ही जरूरी था लखनऊ की जनता के लिए। क्योंकि अमूमन देखा जाता था कि जो लोग एयरपोर्ट जाना होता था, उनको फ्लाइट पकड़ना होता था, लेकिन कानपुर रोड जो है, लखनऊ कानपुर रोड, वहाँ पर इतना जाम रहता था जिसके चलते अक्सर लोगों की फ्लाइट छूट जाती थी। ऐसे में कई लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, कई लोगों ने अन्य माध्यम से सरकार से गुहार लगाई थी कि इसकी कुछ व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना था, उसको लेकर के भी सरकार जो है 2 साल से लगभग तैयारी कर रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वीवीआईपी मेहमान आते हैं, अगर वो
जो मुख्य मार्ग पुराना मार्ग है उससे आते तो कई घंटों का जाम या फिर ट्रैफिक बिल्कुल पूर्णतः बंद करना पड़ता था। ऐसे में आम जनता को भी परेशानी होती थी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने रणनीति बनाई, अपने अधिकारियों से कहा कुछ नया तरीका निकालो, और तरीका ये निकाला गया कि जो एयरपोर्ट है वहां से सीधा एक फ्लाईओवर निकाला गया जो शहीद पथ से जोड़ा गया, और शहीद पथ से वो शहीद पथ लगभग आधे लखनऊ में फैला हुआ था। ऐसे में जो लोग हैं उनको अपने घरों तक गंतव्य जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ अक्सर देखा जाता था जब वीवीआईपी मूवमेंट होता था, चाहे वो प्रधानमंत्री का दौरा हो या फिर राष्ट्रपति का या फिर तमाम अन्य वीवीआईपी या मुख्यमंत्री खुद कहीं बाहर जाते हैं वापस आते हैं, तो ऐसे में जो कानपुर रोड का ट्रैफिक रोक दिया जाता था। उसके ट्रैफिक रोकने के बाद में जब ट्रैफिक शुरू किया जाता था तो कई घंटों का जाम लगता था, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया। बड़े फैसले के अंतर्गत ये जो फ्लाईओवर है इसको बनवाया गया। लमसम 137 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बना है। साथ ही साथ अगर बात करें तो 1997 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर पूरा है जो सीधे एयरपोर्ट को शहीद पथ से जोड़ा गया, जिसमें लमसम 3 लाख जो आबादी लखनऊ की है वो इससे प्रभावित होगी, उसको लाभ मिलेगा। अश्विनी, इससे पर्यटन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? और खास तौर पर बात करें तो फ्लाईओवर के साथ साथ नगराम रेलवे ऊपरगामी सेतु का भी आज लोकार्पण होगा, उससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, नगराम में जो अंडरपास, रेलवे अंडरपास है उसका जो शुभारंभ हो रहा है उसका भी आज ही शुभारंभ किया जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं जो लोकल लोग थे उनको आने जाने में दिक्कत होती थी, जिसके बाद ये अंडरपास पास किया गया था। निश्चित तौर पर वो आज से उसका भी शुभारंभ होगा। साथ ही साथ जो ओवरब्रिज है जो एयरपोर्ट को शहीद पथ से जोड़ेगा उसका भी शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे इस दौरान। साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद वो रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें कौशल किशोर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो रहेंगे। साथ ही साथ स्थानीय विधायक हैं राजेश्वर सिंह के समेत तमाम बड़े अधिकारी और मंत्री रहने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने G20 मार्ग का निरीक्षण किया है। अधिकारियों और मंत्रियों के साथ फोटो सेशन भी किया। G20 इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बात की है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गुप्ता नंदी, मंत्री AK शर्मा मौजूद रहे। डीजीपी DS चौहान, मंडल आयुक्त रोशन जैकब और ACS होम संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि औद्योगिक विकास मंत्री इसमें शामिल रहे। तमाम मंत्रियों को निर्देशित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने G20 मार्ग का खुद से जाकर निरीक्षण किया है। बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि G20 अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को एक नई पहचान दिलाएगा, क्योंकि 60% आबादी G20 देशों में सम्मिलित है। अधिकारियों और मंत्रियों के साथ फोटो सेशन भी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। G20 और इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर खुद अधिकारियों से बातचीत की। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गुप्ता नंदी, मंत्री AK शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पूर्वांचल दौरा, आज से 2 दिन पूर्वांचल दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं। अखिलेश यादव का गाजीपुर, वाराणसी और बलिया दौरा, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्वांचल पर इस वक्त सपा की नजर। पूर्वांचल दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। आज से 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे। कई कार्यक्रम प्रस्तावित उनके, जिनमें शिरकत करेंगे गाजीपुर, वाराणसी और बलिया जिले, जहां का दौरा करते हुए नजर आएंगे। गाजीपुर, बलिया और वाराणसी अखिलेश यादव का पूर्वांचल मिशन अब पूर्वांचल की ओर चल पड़े हैं। पूर्वांचल के दौरे पर, जहां 2 दिन के लिए दौरे पर पूर्वांचल जाएंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार सपा अब पूर्वांचल मिशन के ऊपर लग गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी क्रम में 2 दिन के दौरे पर पूर्वांचल जाएंगे। पूर्वांचल में 3 जिले गाजीपुर, वाराणसी, बलिया के दौरे पर रहेंगे। इन तीनों ही जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत करेंगे और कई कार्यक्रम जिसमें शिरकत करेंगे।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गाजीपुर से फोन लाइन पर आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्योंकि अब अखिलेश यादव पूर्वांचल मिशन पर लग गए हैं। अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर पूर्वांचल जा रहे हैं। खासतौर पर गाजीपुर की अगर बात करें तो क्या कुछ गाजीपुर में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल बता दें, सपा अखिलेश यादव आज गाजीपुर उनका दौरा है। 2 बजे लगभग आएंगे, लुटावन महाविद्यालय में एक जनसभा करेंगे, फिर इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे, फिर उसके बाद प्रेस वार्ता करेंगे। और वहीं गाजीपुर के 7 विधानसभा जो सपा के खेमा में गया था, गाजीपुर से ही चुनाव लोकसभा सीट का चुनाव ऐलान भी करेंगे। आसिफ, क्योंकि दौरे पर गाजीपुर पहुंचेंगे तो क्या वहां पर कोई कार्यक्रम ऐसा प्रस्तावित, क्योंकि लगातार अब ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि 2024 के मिशन पर सपा अब कार्य कर रही है। जी बिल्कुल बताते हैं, 2024 को देखते हुए गाजीपुर का लोकसभा सीट का हो सकता है यहाँ से ऐलान भी करेंगे, जो कि यहाँ से प्रत्याशी भी घोषित करेंगे। यहाँ फिर उसके बाद लुटावन महाविद्यालय में पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कैलाशनाथ यादव जी का मूर्ति का अनावरण करेंगे। फिर उसके बाद सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठे रहेंगे, फिर प्रेस वार्ता करेंगे। आसिफ, क्योंकि लगातार सपा की जो छवि रही है उसको मजबूत करने के ऊपर सपा कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। जो पुराने दल से जा चुके नेता है उनको भी वापस लाने का प्रयास अब सपा कर रही है, तो इससे क्या माना जाए, सपा कड़ी टक्कर दे पाएगी भाजपा को पूर्वांचल में? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे यहाँ 7 विधानसभा उनके सपा के क्षमा में गया था। ओम प्रकाश मंत्री यहाँ पे हैं, जो अपने पार्टियों के मजबूत बनाने में जुटी हुई है। वही एक प्रत्याशी एक जो बूथ सपा कार्यकर्ता हैं उनको गांव में भेज रहे हैं। सपा के नेता ने उनका जागरूक कर रहे हैं कि 2024 चुनाव उनके खेमे में आया जाए। धन्यवाद आसिफ वो तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ बलिया से मनोज राय भी संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज, क्योंकि बलिया भी जाएंगे अखिलेश यादव व पूर्वांचल मिशन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं सपा अध्यक्ष, क्या कुछ बलिया में कार्यक्रम रखे गए हैं? क्या जनता को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे बलिया में? जी, बलिया आने का उनका मेन मकसद जो आज है वह यहाँ घन व्यवसायी सोसाइटी मामले में घन व्यवसायी के परिजनों को सांत्वना देने और घन व्यवसायी के मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही इसके पूर्व में एक कार्यकर्ता मनन दुबे की असामयिक मौत हुई थी, जो कहीं न कहीं सपा के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे, तो उनके घर भी श्रद्धांजलि देने जाएंगे। साथ ही पूर्व विधायक राम इकबाल के घर रसड़ा मुड़ेरा भी जाएंगे। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है यहाँ बलिया आगमन का उनका कहीं न कहीं बिखरे हुए समाजवादियों को एकत्रित करने का है। जैसे कि देखा जाए तो घन व्यवसायी नंदलाल गुप्ता की जो सोसाइटी हुई थी उसमें कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के संरक्षण में पल रहे सूदखोरों को के आतंक का परिणाम था कि वह सोसाइटी कर लिया। फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस घन व्यवसायी के हत्यारों को नाटकीय ढंग से बलिया पुलिस ने अरेस्टिंग दिखा दिया सपा सुप्रीमो के आने से महज 24 घंटे पहले। तो इस सारे प्रकरण को देखा जाए तो कहीं न कहीं सपा के कार्यकर्ताओं को संगठित करने और उनमें आत्मविश्वास भरने की यह अखिलेश की बहुत बड़ी कोशिश होगी। मनोज, कब तक बलिया पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव, कब कार्यक्रम शुरू होगा? जी, बलिया में उनके आने का कार्यक्रम है। सर्वप्रथम सबसे पहले रसड़ा के मुड़ेरा में प्राइवेट हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे 10:30 बजे। फिर वहां से उनसे मिलने के बाद कोई सभा नहीं है, उनके घर जाकर के औपचारिक मुलाकात होगी। इसके उपरांत वह सीधे 11:30 बजे बलिया में पीडी कॉलेज के प्रांगण में लैंड करेंगे, जहां से सीधे नंदलाल गुप्ता के यहाँ जाएंगे। इसके उपरांत मनन दुबे के घर भी जाएंगे। इसके बाद पुनः वापसी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। हमारे साथ वाराणसी से संतोष ओझा भी जुड़ गए संवाददाता। संतोष, क्योंकि वाराणसी भी जाएंगे अखिलेश यादव और पूर्वांचल मिशन पर अखिलेश यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं, सपा के क्या कुछ कार्यक्रम वाराणसी में आयोजित किए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अखिलेश यादव का पूर्वांचल दौरा कई मायने में खास है। कहने को तो ये अलग है कि ये गाजीपुर, बलिया और बनारस के दौरे पे हैं,
लेकिन ये समझा जा सकता है कि ये दौरा निश्चित तौर पे पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को बल देने के लिए, पार्टी को धार देने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, सबसे बहुत जो बड़ी शुक्रिया बात- तमाम जानकारी के लिए संतोष। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें। मैं बनाती हूँ ना। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, मजा आ गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। वहीं बुधवार को बुलंदशहर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने गन्ना किसान, रामचरितमानस और अडानी मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र और प्रदेश सरकार को नाकाम बताया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बुलंदशहर में जाकर ये बयान दिया, जहां अडानी मामले पर सरकार को घेरा है। ये कहा है कि ये डबल इंजन की सरकार महंगाई, बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं रख रही है, जिसमें सरकार नाकाम साबित हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। तमाम वो मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार नाकाम हुई है। लखनऊ का नाम बदला है जी, अगर लखनऊ का नाम बदला जाएगा, गाजीपुर का भी बदलने का। अरे लखनऊ के नाम की देखिए, ये नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी क्या दोगे क्या? टेबल का काम तो उसमें सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा एकाना नाम। उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जितने प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चों को न स्वेटर मिल पाया, न जूते मिल पाए, न खाना टाइम से मिल पाया, बस पुता दिया इन्होंने, स्कूल पोत दिए होंगे, किताबें भी नहीं उपलब्ध करा पाए। इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में। तो ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल देगी। वहीं गाजीपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिला में पार्टी कार्यालय में मेरे लिए मंदिर के समान है, इसलिए मैं वहां जरूर जाता हूं और वहां कार्यकर्ताओं का दर्शन करता हूं, साथ ही उनसे संवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि गाजीपुर समेत सभी 80 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है। वहीं 1988 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अनिल कुमार अग्रवाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के से वापस लौट रहे हैं। केंद्र सरकार ने उनके समय पूर्व प्रत्यावर्तन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की तरफ से बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। 1988 बैच के आईपीएस है अनिल अग्रवाल, जिनकी अब यूपी में वापसी होगी।
आईपीएस अनिल अग्रवाल को वापस यूपी में लाया जा रहा है। अगली खबर कानपुर से, जहां कुत्ते की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। कब्रगाह से दोबारा निकाला गया है कुत्ते का शव। कुत्ते को दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। काका देव पुलिस कुछ दिन पहले फैक्ट्री मालिक ने कुत्ते की गोली मारकर हत्या कर दी थी। महिला ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम में नुकीली चीज से हत्या की बात सामने आई थी। गुस्साए लोगों ने मार्च निकालकर न्याय की गुहार लगाई। कुत्ते की मौत में अब नया ट्विस्ट, नया एंगल सामने आया है। कब्रगाह से दोबारा निकाला जाएगा कुत्ते का शव। पोस्टमार्टम दोबारा से किया जाएगा, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम में सामने आया था कि नुकीली चीज से हत्या की गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रामजी, कानपुर से ये हैरत अंगेज मामला, कुत्ते की मौत मामले में एक और बार ट्विस्ट आया है। कब्रगाह से दोबारा से अब कुत्ते के शव को निकाला जाएगा, दोबारा पोस्टमार्टम होगी। क्या कुछ ये पूरा मामला अपडेट्स के साथ जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि काकल थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। कुछ दिन पहले कुत्ते की वहाँ मौत हो जाती थी, पर जब ये मामला चल रहा था कि लगातार जो कुत्ते हैं जिनको घर में जिनको पालने का शौक, उनको लाइसेंस लेना होगा, लेकिन ऐसे में उसी दौरान एक ऐसा मामला आता है कि कुत्ता वहाँ टहल रहा था, जिसको लेकर के एक व्यक्ति ने गोली चलाई और गोली लगने से उसकी मौत हो गई। यह काफी मामला तूल पकड़ा, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, यहाँ तक कैंडल। राम जी, पहले बात आई थी कि किसी नुकीली सामान से कुत्ते की हत्या की गई है, पोस्टमार्टम में ये सामने आया था, और अब क्या कुछ आपत्ति शिकायतकर्ता ने दर्ज कराई है? जी मैं आपको बता दूं कि जिस समय ये मामला हुआ था उस वक्त ये बताया गया था कि जो मौत है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकोली चीज लगने से मौत हुई, लेकिन इस पूरे मामले को शिकायत करता उसने आरोप लगाया अधिकारियों से कि पूरे मामले में जो पुलिस जो जांच कर रहे थे, जो पशु चिकित्सक जो पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने इस पर गलत रिपोर्ट लगा दी है। इस गलत रिपोर्ट को लेकर उसने शिकायत करी थी। शिकायत के बाद इस कुत्ते के जो शव को जो गाँव दिया गया था उसको वापस कोर्ट तक निकाला गया और दोबारा उसका पोस्टमार्टम आज कराया जाएगा। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा जाएगा कि जो आरोप शिकायतकर्ता लगा रहा है कि इसकी जो मौत की हुई है उसका सही कारण क्या है, कि उसकी निकोली चीज से मौत हुई है या जो आरोप लगा रहे गोली मार कर उसकी हत्या की गई थी। इस पूरे मामले की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आज पैनल करा करके चिकित्सक है वो पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद स्पष्ट होगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल टॉप एजेंडा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।